So in today's lecture, we will be discussing about the incoming and outgoing partners. That is, how can a person be admitted to a partnership firm, and how a person can go out of that particular partnership firm. This is yet another important topic related to the Partnership Act 1932, and it's a very important topic because it basically tells us that how can a person can get into a partnership firm, and how can a person can get out, and what will be his liabilities when he comes into the partnership firm or when he goes out or that particular partnership firm. ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी डिसाइड करना इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर लाइबिलिटी डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि अगर बंदा छोड़कर चला गया तो उसको किस किस चीज़ों के लिए लाइबिल कर सकते हैं और किस किस चीज़ों के लिए लाइबिल हम नहीं कर सकते। तो ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द इनकमिंग ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि कब पार्टनर किसी फर्म को ज्वाइन कर सकता है, ऐसा बंदा जो कि पार्टनर नहीं है, हाउ कैन ही बिकम अ पार्टनर टू दैट पर्टिकुलर फर्म। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले चीज़ यही है कि इनकमिंग पार्टनर बनने के लिए आपको किसी फर्म में ऐड होने के लिए यू नीड द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जितने भी उस फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं सबकी कंसेंट चाहिए होती है वेन एवर अ न्यू पार्टनर इज़ देयर टू बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर फर्म। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो गई? सबसे पहली और ओनली कंडीशन यही है कि टू बिकम अ पार्टनर टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज मैंडेटरी टू बिकम अ पार्टनर टू दैट पर्टिकुलर फर्म। तो जब सारे पार्टनर्स मतलब फॉर एग्जांपल मान लो अगर चार बंदे हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, ए बी सी डी, और ई चाहता है ज्वाइन होना उस पार्टनरशिप फर्म में, इनकमिंग पार्टनर वो कहलाएगा। तो उसको ज्वाइन होने के लिए एक कंडीशन इम्पॉर्टेंट है कि ए बी सी डी सबकी कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई हम भी आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारी फर्म में ऐड हो जाने चाहिए। तो चारों पार्टनर्स की कंफर्मेशन कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड दैट पर्टिकुलर टू ऐड दैट पर्टिकुलर पार्टनर। ठीक है, अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। व्हाट विल बी द लाइबिलिटी, हाउ कैन ही बी मेड लाइबल। ठीक है, तो हमें पहले ही पता है, हम पढ़ चुके हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप के जो पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स होते हैं हर किसी के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो अब ये बंदा जिस दिन उस पार्टनरशिप फर्म में ऐड होगा उस दिन से उस पार्टनरशिप फर्म के एक्ट के लिए लाइबिल होगा थर्ड पार्टी के सामने। ठीक है, जिस दिन से वो ऐड होगा सिर्फ उस दिन से ही उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। उससे पहले के जितने भी एक्ट्स फर्म के होंगे वो उन किसी भी एक्ट के लिए लाइबिल नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकमिंग पार्टनर्स। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द आउट गोइंग पार्टनर्स। ठीक है, तो अब आउट गोइंग के लिए सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 38 तक मैंशनड है इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, बेसिकली आउट गोइंग पार्टनर्स को चार कैटेगरीज में आउट गोइंग पार्टनर्स फर्म को छोड़कर जा सकते हैं। सबसे पहली रिटायरमेंट, कोई अगर वॉलेंट्रीली रिटायरमेंट लेना चाहे। दूसरी है एक्सपल्जन, किसी को एक्सपेल किया जाए। थर्ड इज़ इंसॉल्वेंसी, कोई दिवालिया हो जाए। और फोर्थ इज़ डेथ, किसी की डेथ हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस these four in detail, and when we will be discussing these four in detail we will also discuss कि what will be the liability of that particular partner। जब वो फर्म को छोड़ देगा तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटी होंगी। then we will discuss the rights of the outgoing partners which is there in the partnership act 1932। तो सबसे पहले चार ही तरीके से इंसान पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकता है: रिटायरमेंट, एक्सपल्जन, इंसॉल्वेंसी और डेथ। ठीक है, तो रिटायरमेंट कैसे कैसे हो सकता है? ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हमने पहले पढ़ा था, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स ऐसी 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 होती हैं कि अनलिमिटेड नहीं होती है, जिसमें जैसे कि पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी पार्टनरशिप हो सकती है। ठीक है, और तीसरी पार्टनरशिप क्या होती है? तीसरी पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप एट विल। उसमें क्या होता है? उसमें ना कोई टर्म होता है, ना कोई पर्टिकुलर जॉब या कोई पर्टिकुलर एक्ट प्रोजेक्ट कोई मैंशन होता है उसमें। तो उसी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा
ठीक है। तो उसको सब पार्टनर्स की कंसेंट लेनी कंपलसरी है। हर एक पार्टनर के कंसेंट से ही वो पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप से किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऐसी नहीं है कि आप मुंह उठा के बोल लें कि भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूँ और आप रिटायर हो जाएं। लेकिन आपको अगर आप किसी चीज़ को छोड़ के जा रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर खुद की बहुत सी लाइबिलिटीज़ होती हैं, बहुत से बिजनेस चल रहे होते हैं, तो आप ऐसी किसी पार्टनरशिप फर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने के लिए पहली कंडीशन है कंसेंट। आपको सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पूरे पार्टनरशिप एक्ट में हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई पर्टिकुलर तरीका दे रखा है एक्सप्रेसली कि हाउ कैन अ पर्सन रिटायर, तो फिर कोई बात ही नहीं है, इम्प्लाइड कंडीशंस की ज़रूरत ही नहीं है। उस तरीके से ही कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। अगर एक्सप्रेसली एक पार्टनरशिप डीड में वो तरीका मेंशन है, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। अब थर्ड चीज़ आती है नोटिस। ठीक है, कंसेंट वाली बात तो एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल में ना ही तो कोई बाउंडेशन होती है फॉर्म को छोड़ने के लिए, ठीक है, ना ही कोई टाइम पीरियड होता है। तो किसी तरीके की ना कोई बाउंडेशन है, ना कोई टाइम पीरियड है, ना कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो वो तो एक विल पे, इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब रिटायरमेंट के लिए भी उसकी इच्छा होगी पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ने की। ठीक है, तो अब रिटायरमेंट के लिए भी जब इच्छा है तो उस इच्छा का नोटिस देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उस पर्टिकुलर विल, पार्टनरशिप एट विल जब डिसॉल्व होती है तो आपको एक नोटिस देना, एक पब्लिक नोटिस देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। भाई आप बाकी पार्टनर्स को नोटिस भेज देंगे कि भैया मैं इस फर्म से हो रहा हूँ रिटायर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कि जब आप किसी पार्टनरशिप एट विल से रिटायर होंगे तो आपको पार्टनर्स को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि भैया मैं इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए तरीके, हाउ कैन अ पर्सन रिटायर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहली हो गई कंसेंट लेनी ज़रूरी है, दूसरी है एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली कोई मेंशन है, थर्ड है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देना कंपलसरी है, पब्लिक नोटिस देना। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनर के रिटायर होने के बाद उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो कैसे होंगी, थर्ड पार्टीज़ की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप रिटायर हो रहे हो, ये आपकी एक पर्सनल चीज़ है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में भी डिसॉल्व हो सकती है, मे भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, बाकी पार्टनर उसको कैरी कर सकते हैं। और अगर दो ही पार्टनर है तो अगर एक पार्टनर ने छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है वो डिसॉल्व हो ही जाएगी। तो अब लाइबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? ठीक है, सबसे पहली चीज़ एक्ट बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनरशिप फर्म कोई भी एक्ट करती है तो उसके लिए वो किसी भी तरीके से लायबिल नहीं होगा। वो सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए लायबिल होगा जब तक वो उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म जो भी एक्ट करती है वो उसके लिए लायबिल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो पार्टनर था लेकिन वो रिटायर होने के बाद अपने उन प्रायर एक्ट्स के लिए लायबिल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन भी एक हो सकती है। इसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना, किन किन के बीच में, रिमेनिंग पार्टीज़ के बीच में, रिटायरिंग पार्टनर के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बंदा का रिटायरमेंट होना है 30 अप्रैल को। ठीक है, या इस तरीके से समझ लो किसी बंदे का रिटायरमेंट होना है 31 मई को, तो अभी वो क्या है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो अभी वो एक्ट के लिए लायबिल होगा। लेकिन अगर एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है या एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है किन के बीच में कि भैया मैं 30 तारीख को रिटायर होने जा रहा हूँ और मैं 30 तारीख को रिटायर होने जा रहा हूँ, पार्टनर्स के बीच में, उस रिटायरिंग पार्टनर के बीच में और एक थर्ड पार्टी की, जो भी उनका बायर है या फिर किसी भी तरीके से कोई बैंक है या कुछ भी हो, थर्ड पार्टी, वो पहले ही एक एग्रीमेंट कर देता है। इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि भैया आज से लेके 31 मई तक जो भी मैं एक्ट करूँगा मैं उनके लिए लायबिल नहीं हूँगा। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप के दौरान ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाता है रिटायरिंग पार्टनर के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में, तीनों होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो वो एक्सप्रेसली अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया मैं अब 1 महीने का मेहमान हूँ, मैं 1 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूँ,
और मैं नहीं चाहता मैं अब फर्म के किसी भी एक्ट के लिए लायबिल हूँ। तो अगर इसमें तीनों की सहमति हो जाती है और ऐसा कोई एग्रीमेंट ड्रॉ हो जाता है, तो फिर इस दौरान उस थर्ड पार्टी से अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो वो, हालांकि अभी जो है वो पार्टनर है, लेकिन अब वो उस एक्ट के लिए लायबिल नहीं होगा। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्टिव पार्टनर। हमने पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो अब एक्टिव पार्टनर को एक पब्लिक नोटिस की अभी हमने बात करी, एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना होगा। मतलब पब्लिक नोटिस से मुराद है कि पेपर में या इस तरीके से उसको ये चीज़ निकलवानी होगी कि आई एम नो मोर अ पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म। क्योंकि अगर वो ऐसा पब्लिक नोटिस नहीं देता है और थर्ड पार्टी से कोई एक्ट होता है, थर्ड पार्टी तो अभी भी उसको पार्टनर समझ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा पब्लिक नोटिस एक्टिव पार्टनर नहीं देता है अपनी पार्टनरशिप से रिटायरमेंट होने का, तो अगर वो रिटायर हो जाए लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो थर्ड पार्टी तो उसको अभी तक क्या समझेगी, कॉमन सेंस की बात है, थर्ड पार्टी की नज़र में तो वो अभी भी पार्टनर है ना। तो थर्ड पार्टी का ऐसे में अगर कोई लॉस होता है या ऐसे पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस होता है, तो वो बंदा, वो एक्टिव पार्टनर उसके लिए लायबिल होगा, हालांकि वो रिटायर हो गया है, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है। ठीक है। तो पब्लिक नोटिस देना एक्टिव पार्टनर के लिए कंपलसरी है, क्योंकि एक्टिव पार्टनर थर्ड पार्टी की नज़र में, भाई अंदर क्या मसले चल रहे हैं वो थर्ड पार्टी को तो पता नहीं है। तो थर्ड पार्टी को पता कैसे चलेगा, जब कोई पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। तो जब इसके लिए रिटायरमेंट होने के लिए और अपनी लाइबिलिटी से फ्री होने के लिए पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे वो रिटायर हो सकता है और कैसे क्या क्या उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ होंगी और उन लाइबिलिटीज़ से वो कैसे कैसे बच सकता है। ठीक है। ये किस चीज़ की बात हो गई, सेक्शन 32 में मैंशनड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आती है एक्सपल्शन। अब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पार्टनरशिप में आप किसी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते इजीली। पहली चीज़ तो ये होती है। क्यों? क्योंकि भाई चारों पार्टनर, दो पार्टनर या तीन पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं, अनलेस एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट इज देयर, सब बराबर के मालिक होते हैं। तो भाई निकाला तो किसी नौकर को जा सकता है ना, मालिक को तो मालिक नहीं निकाल सकता। तो बेसिकली एक्सपेल का कोई सीन पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है, लेकिन ये भी कुछ एक्सेप्शन के साथ आता है। पहला एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई आप ऐसा एक्ट ना करें या फिर कोई आप ऐसा एक्ट करें जिससे पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो रहा हो, तो बाकी पार्टनर्स आपको एक्सपेल कर सकते हैं। ये एक लौता ऐसा क्लॉज है एक्सपल्शन का, क्योंकि अमूमन मालिक को नहीं निकाल सकता, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो रहा हो, उसकी इमेज खराब हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में बाकी पार्टनर्स मिलकर उस पर्टिकुलर पार्टनर को निकाल सकते हैं, अदरवाइज ही कैन नॉट बी एक्सपेल्ड। अब इसमें एक केस है ब्लिसेल्ट वर्सेस डैनियल का। इस केस में बेसिकली क्या होता है, इस केस में दो पार्टनर्स होते हैं, ए और बी। ए क्या चाहता है, ए चाहता है वो सॉरी इसमें कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तीन चार पार्टनर्स होते हैं ये, जिसमें से एक पार्टनर होता है ए क्या चाह रहा होता है, ए चाह रहा होता है कि मैं अपने सन को इंट्रोड्यूस करूं अपनी पार्टनरशिप फर्म में, इस पार्टनरशिप फर्म में मैं अपने सन को इंट्रोड्यूस करूं, मतलब उसको भी पार्टनर बना लूं। अब इस चीज़ के खिलाफ क्या होता है, एक पार्टनर बी होता है, वो इस चीज़ के खिलाफ होता है और वो इस चीज़ का बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता और हमें नहीं करता है। और हमें पता है कि बिना कंसेंट के सारे पार्टनर्स के किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो अब ए क्या करता है, बाकी पार्टनर्स को मिलाकर उसको, बाकी पार्टनर्स की कंसेंट लेकर उस पर इल्ज़ाम वगैरह लगाकर उसको कर देता है एक्सपेल। ठीक है। अब ये केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट इस चीज़ में सीधी सीधी ये कहती है कि आप इस तरीके से किसी पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए किया है और इससे पार्टनरशिप फर्म को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा था। तो इस तरीके से एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर नहीं हो सकता है। दिस वॉज हेल्ड इन विच केस, ब्लिसेल्ट वर्सेस डैनियल केस। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि पार्टनर को एक्सपेल नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज़ क्या हो गई, गुड फेथ में ही आप उसको एक्सपेल कर सकते हैं जब आपकी पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो रहा हो। ठीक है। और दूसरा, एग्रीमेंट इज देयर। अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से ये क्लॉज है रिलेटेड टू दी एक्सपल्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर को उस एक्सप्रेस क्लॉज के थ्रू, उस एक्सप्रेस सर्कमस्टेंस के थ्रू एक्सपेल किया जा सकता है, किसमें से, पार्टनरशिप फर्म में से। ठीक है।
So far so good. We have discussed retirement and expulsion. Third is insolvency. इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं? इंसॉल्वेंसी कहते हैं दिवालिया होने को. अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो गया, ठीक है, एंड ही इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट. ऐसा नहीं है कि तुम मान लो और मैं दिवालिया हूँ तो दिवालिया हो जाओगे. एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट होना चाहिए. एडजुडिकेशन किसे कहते हैं? फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय अ कोर्ट. कोर्ट आपको फॉर्मली घोषित कर दे दिवालिया, फॉर्मली इंसॉल्वेंट घोषित कर दे. तो जिस दिन आपको फॉर्मली इंसॉल्वेंट घोषित किया गया उसी दिन से आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं रहते हैं. ठीक है, जिस दिन भी आपको एडजुडिकेट कर दिया गया कि दैट यू आर इंसॉल्वेंट, तो उस दिन से वो पार्टनर जो है उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहता है. क्यों भाई? इसके पीछे रीज़न क्या है? कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई बंदा दिवालिया हो गया, और लाइबिलिटी कैसी होती है पार्टनरशिप फर्म में? लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. तो आगे को अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई काम करना है तो भाई जब वो दिवालिया है तो वो तो किसी चीज़ के लिए लायबिल हो ही नहीं सकता, और जब वो किसी चीज़ के लिए लायबिल नहीं हो सकता तो वो पार्टनर भी नहीं हो सकता. सीधा सीधा कॉमन सेंस की ये बात है. ठीक है, तो इसलिए जिस जिस दिन बंदा एडजुडिकेट होता है इंसॉल्वेंट, उसी दिन से उसकी पार्टनरशिप फर्म से वो पार्टनर, वो उस पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर नहीं रहता है, वो आउटगोइंग पार्टनर हो जाता है, वो उसका मेंबर या पार्टनर नहीं रहता है. अब उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है तो नो लाइबिलिटी इज़ देयर रिलेटिंग टू हिज स्टेट. क्योंकि भाई वो पहले से ही दिवालिया है, उसकी सारी चीज़ें तो जब्त हो ही चुकी है, जाहिर सी बात है. तो अब लाइबिलिटी वो किस चीज़ के लिए होगा? तो इसीलिए जब उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए तो वो लाइबिल भी नहीं हो सकता, और जब वो लाइबिल ही नहीं हो सकता, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो यही रीज़न है उसको इंसॉल्वेंट होते ही वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहता. दिस इज़ द थर्ड थिंग, हाउ कैन अ पार्टनर becomes an outgoing partner from a partnership firm. And fourth and the last is death. Death तो सबको समझ में easily आ गया होगा कि अगर कोई बंदा मर जाता है तो ही नो मोर रिमेन्स अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. वो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहता है. अब बात करते हैं लाइबिलिटी की. बंदा मर गया तो अब जब वो पार्टनर ही नहीं है तो ना उसको उसके बाद के किसी एक्ट के लिए, उसके मरने के बाद किसी चीज़ के लिए लाइबिल किया जा सकता है. पार्टनरशिप वो आउटगोइंग पार्टनर हो जाता है, उसको किसी चीज़ के लिए लाइबिल नहीं किया जा सकता है. उसके अलावा जब उसको किसी चीज़ के लिए लाइबिल नहीं किया जा सकता है, ना ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को किसी चीज़ के लिए लाइबिल किया जा सकता है, क्योंकि जो पार्टनर था वही मर गया है. और पार्टनर मरते ही अगर 2 लोगों की फर्म है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, अगर ज़्यादा लोगों की तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन वो पार्टनर उस फर्म में नहीं रहेगा. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चारों चीज़ें समझ में आ गई कि क्या क्या कैसे कैसे कोई डिज़ोल्व कोई एक पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकल सकता है, और क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी उस फर्म से बाहर निकलने के बाद, किस किस तरीके से उसको लाइबिल किया जा सकता है, किस किस तरीके से उसको निकाला जा सकता है, या फिर किस तरीके से वो खुद निकल सकता है. ठीक है, तो नाउ सो फार सो गुड. नाउ वी विल डिस्कस द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स. अब आउटगोइंग पार्टनर्स के पास कुछ राइट्स भी होंगे भाई, जब फर्म छोड़ के जा रहा है. ऐसा तो नहीं है, बिजनेस तो वो भी कर रहा था, कैपिटल उसकी भी लगी हुई थी, बहुत सी चीज़ें उसकी भी स्टेक पे थी, और कुछ टुवर्ड्स फर्म भी उसकी राइट्स होंगी. ठीक है, तो दिस इज मैंशन अंडर सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट्स ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर. क्या है? सबसे पहले कि वो कॉम्पीट कर सकता है बिजनेस में. हमने पहले पढ़ा था जब तक वो पार्टनर है तो रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में नहीं आता है. उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रेंट्स लगाई जा सकती हैं. वो कोई उस सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकता है. वो खुद फर्म के लिए कोई कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकता है. ठीक है, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है तो वो कॉम्पीट कर सकता है बिजनेस में, उसी फर्म का बिजनेस वो कर सकता है. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इज देयर. उन एक्सेप्शंस के साथ ही पहली क्या है? कांट यूज़ फर्म नेम. फर्म का नाम, फर्म की गुडविल, फर्म की कोई भी चीज़ वो यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अब पार्टनर नहीं है. कॉम्पीट बिजनेस कर सकता है, सेम बिजनेस वो खोल सकता है, लेकिन अब वो फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकता. दूसरी, कांट मिसरिप्रेजेंट थर्ड पार्टी. अब भाई इतने टाइम से फर्म चल रही थी, उसकी कुछ गुडविल भी होगी, ठीक है, तो वो ये चीज़ मिसरिप्रेजेंट नहीं कर सकता किसी थर्ड पार्टी को कि मैं अभी भी उस फर्म का पार्टनर हूँ. दिस मिसरिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी मेड. अगर वो ऐसे कोई मिसरिप्रेजेंटेशन यूज़ करता है तो उसको सू भी किया जा सकता है. थर्ड इज कांट इंड्यूस क्लाइंट. अपनी उस
पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म को जिसको वो छोड़कर आया है उसके क्लाइंट्स को वो इंड्यूस नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से उन क्लाइंट्स को वो तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता है उस पार्टनरशिप फर्म से। ये 3 रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर है। इसके अलावा चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन इज इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर टू रेस्ट्रिक्ट हिम फॉर कॉम्पीटिंग फॉर सम पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सेक्शन 27 हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में पार्टनरशिप एक एक्ट जो है वो एक एक्सेप्शन की तरह भी काम करता है। तो अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स के बीच में कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो पार्टनर ये वाला बिजनेस इतने टाइम के लिए नहीं कर सकता, और इस लोकेलिटी में तो बिल्कुल ही इस पर्टिकुलर टाइम के लिए इस 2 किलोमीटर की रेंज में या 5 किलोमीटर की रेंज में 10 किलोमीटर की रेंज में जो भी रेंज है एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंशनड है कि इतनी रेंज में काम नहीं कर सकता और इतने टाइम तक सेम बिजनेस नहीं कर सकता, 6 महीने 1 साल, मतलब आर्बिट्री तो नहीं हो सकता कि जिंदगी भर ये काम नहीं कर सकता, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता क्योंकि दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म की एरिया में वो काम वो सेम बिजनेस नहीं करेगा उस कुछ, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सेम बिजनेस नहीं करेगा, 6 महीने साल भर, जो कि मतलब आर्बिट्री ना हो, रीजनेबल हो। ठीक है, तो ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बिजनेस कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं खोल सकता। अदरवाइज इन 4 कंडीशंस के अलावा, इन 4 रेस्ट्रिक्शंस के अलावा, इन 4 एक्सेप्शंस के अलावा कोई और रेस्ट्रिक्शन आउटगोइंग पार्टनर पर नहीं लगाई जा सकती। उसके पास राइट है टू कॉम्पीट बिजनेस, ही में कैरी अ कॉम्पीटिंग बिजनेस। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इज राइट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट एक्सप्रेसली मेंशन्ड अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 37 क्या कहता है? सिंपल सी बात है भाई, उसने फर्म छोड़ दी है लेकिन उसका कुछ ना कुछ कैपिटल भी लगा होगा फर्म के अंदर। ठीक है, कुछ ना कुछ उसने अमाउंट भी फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होगा, रखा होगा। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल मान लेते हैं कि 3 पार्टनर हैं, 9 लाख रुपए लगा के उन्होंने एक बिजनेस शुरू करा था कैपिटल लगा के, या उस पार्टनरशिप फर्म में उस उनके जो शेयर हैं वो लगभग 9 लाख रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, तो तीनों के 33% के हिसाब से कितने हो गए? 3-3 लाख तीनों पार्टनर के हो गए। तो ठीक है, अब उसने फर्म छोड़ दी है लेकिन वो 3 लाख अगर प्रॉफिट है उसका तो वो प्रॉफिट लेने का उसके पास राइट है, वो 3 लाख रुपए वो फर्म से ले सकता है। और अगर जैसे कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो 9 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगे थे, तो अब 3 लाख का उसका शेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब वो भाई अगर कोई एस्टेब्लिश फर्म है उसमें से आप 3 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे भाई इस प्रॉपर्टी के 3 टुकड़े कर लो, तो भाई हो सकता है पार्टनर्स राजी ना हो, पार्टनरशिप फर्म को नुकसान भी हो, पहले 100 गज जगह थी अब वो 70 गज रह जाए, तो इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान भी हो सकता है। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं मांग सकता, लेकिन जो उसका 3 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो उस पार्टनरशिप फर्म से वो ले सकता है कि भैया मुझे 3 लाख रुपए इस पार्टनरशिप फर्म से दे दो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि पूरा का पूरा शेयर भी वो मांग सकता है। और दूसरी चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो शेयर नहीं मांगना चाह रहा अपना पूरा पूरा, तो उस बिजनेस में जो उसके जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लगा रखी है वो ये भी कह सकता है कि तुम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो, मेरी प्रॉपर्टी मैंने 3 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी थी, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो तुम्हारी हमारी पूरी पार्टनरशिप फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो मेरा हिस्सा बन रहा है उस हिस्से को तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका 6% इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे हर साल तुम देते रहो। ठीक है, तो अब उस पर 6% इंटरेस्ट के हिसाब से भी वो ले सकता है। ठीक है, मान लो 9 लाख की प्रॉपर्टी थी, 9 लाख की इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसका शेयर कितना हो रहा है? 3 लाख का। उसने कह दिया कि भाई मुझे 3 लाख रुपए नहीं चाहिए, तुम इस 3 लाख का 6% इंटरेस्ट के साथ मुझे पर एनम देते रहो। ठीक है, मुझे प्रॉफिट में से शेयर, इस प्रॉपर्टी को जो तुम यूज़ कर रहे हो, तुम्हारी जो भी इनकम इस 3 लाख रुपए के जो 6% है वो इंटरेस्ट 6% इंटरेस्ट लगा के, मतलब 3 लाख रुपए मत दो, सिर्फ मुझे इसका इंटरेस्ट देते रहो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए या फिर उनका जो भी एक्सप्रेस उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो कि भाई पैसे आ जाए तो मुझे 3 लाख रुपए तुम उठा के दे देना, वरना जब तक तुम मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मुझे 3 लाख रुपए दे पाओ, तो पर एनम के हिसाब से जो 3 लाख रुपए की जो मेरी इन्वेस्टमेंट है जो तुम यूज़ कर रहे हो उसके 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मुझे दो। ठीक है,
तो वो शेयर इन प्रॉफिट में पूरा का पूरा शेयर भी ले सकता है अपना, जो उसने इन्वेस्ट किया था उस पर्टिकुलर फर्म में। और अगर वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एक टाइम पे नहीं लेना चाहे, या फिर पार्टनरशिप फर्म में एक क्लॉज में ऐसा मेंशन है कि अगर कोई पार्टनर जाता है तो वो सिर्फ 6% के हिसाब से, जो कि शेयर इंटरेस्ट, कि भाई पूरी प्रॉपर्टी हम एक साथ नहीं देंगे उसको, लेकिन हाँ उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसका 6% हम उसको उस इन्वेस्टमेंट का पर एनम के हिसाब से 6% देते रहेंगे। ठीक है, तो वो 3 लाख के 3 लाख अगर पार्टनरशिप फर्म एक साथ देना चाहे तो एक साथ भी दे सकती है, और अगर एक साथ नहीं दे सकती है तो उसके जो वो 3 लाख रुपए इन्वेस्टेड है उसमें उसके 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी उस पार्टनर को देगी, आउटगोइंग पार्टनर को जिसने फर्म छोड़ दी है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स।